हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। और आज मैं पुनः आप लोगों के बीच में एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न बताने आज जा रहे हैं। और सिलेबस पहले बताना ज़रूरी है कि सिलेबस में क्या क्या है। और सिलेबस में देखा जाए तो हमने तीनों पार्ट आपको बताए कि एंशियंट में क्या कैसे करना है, मिडवल में कैसे करना है, मॉडर्न में कैसे करना है। ठीक है, तो तीनों ये चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, कैसे करना है आज हम बताने जा रहे हैं। मॉडर्न इतिहास के विषय में आज चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कल हमने एंशियंट और मिडवल के विषय में बताया था। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के विषय में चर्चा करेंगे और बताएंगे। चूँकि ये पोर्शन जो है, अगर देखा जाए तो प्री वाला जो पोर्शन होता है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो या अन्य एग्जाम जो हैं, उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो मॉडर्न इतिहास से रह रहे हैं। ठीक है, तो मॉडर्न इतिहास को कैसे पढ़ा जाए, कहाँ से स्टार्ट किया जाए, इसके विषय में हम जानकारी आपको दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि मॉडर्न इतिहास अगर देखा जाए तो कहाँ से चालू होती है। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि मुगल वंश का पतन, मुगल वंश का जब पतन हुआ, तो यानी कि अब यहाँ पर ध्यान देना कि मुगल वंश का इतिहास जब यहाँ से यानी कि 1707, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, यानी कि औरंगजेब की जब मृत्यु होती है, इसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं, वहीं से हमारा देखा जाए तो मॉडर्न इतिहास चालू हो जाता है। औरंगजेब 1707 में अहमदनगर में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब जब एक क्वेश्चन और यहाँ सिलेबस के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन भी बताते चलें कि औरंगजेब जब मरा था तो पूरे मुगल काल में एकमात्र ऐसा ये बादशाह था जो वसीयत लिख के मरा था। लेकिन वसीयत लिख के क्यों मरा था? क्योंकि इसे ये लग रहा था कि हो सकता है कि मेरे बेटों में कहीं युद्ध ना हो जाए, और सत्ता के लिए, और ये निश्चित था कि युद्ध होना तय हो गया। कारण ये है कि इसके तीन बेटे थे औरंगजेब के। तीन बेटे कौन कौन थे? देखो याद रखना, मुअज्जम था, आजम था और कामबख्श था। कामबख्श, ये तीन बेटे थे, सबसे बड़ा ये बेटा था। तो याद रखना कि इस बड़े बेटे ने अपने दोनों भाइयों को मारकर सत्ता प्राप्त की। तो ये चीज़ अभी हम बताएंगे, क्योंकि सिलेबस बताने के बाद में यहीं से स्टार्ट करेंगे आज। इसके बाद यूरोपियों का आगमन, यानी कि यूरोपियों का जो आगमन था वो भारत में कब प्रारंभ होता है। अब देखा जाए यूरोपियों का आगमन अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाली आए थे। भारत में अगर सबसे पहले एक बात करते हैं तो पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली। याद रखना कि पुर्तगाली जो है ये सबसे पहले आए थे। अब देखो, पुर्तगाली सबसे पहले कौन आया? तो पुर्तगाली आने का क्रम, पुर्तगाली आए, फिर इसके बाद डच आए, फिर इसके बाद अंग्रेज आए, फिर इसके बाद डेनिश आए, फिर इसके बाद फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी आए। तो ये तो आने का क्रम हो गया, यानी कि विदेशी जब आए तो आने का क्रम ये हो गया। इसके बाद नवीन राज्यों का उदय और उद्भव और विकास। देखो, नवीन राज्य जो बने थे उस समय, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे भरतपुर हो, ये नवीन राज्य बने थे। ठीक है, तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा, और इससे तो कई क्वेश्चन आएंगे, ये तो आप देख ही रहे हैं। और इसके बाद बंगाल प्रांतों के नवाब। अब बंगाल प्रांत में जो नवाब हुए उनके विषय में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे मुर्शिद कुली खां आया था, फिर इसके बाद कैसे कैसे आए, पूरा जब हम पढ़ाएंगे सिलेबस में, जब बताया जाएगा तो पूरा बताएगा। इसके बाद मराठों का उद्भव और विकास। अब देखो, मराठों का उद्भव और विकास, तो कहा जाता है कि मराठा लोग जब यहाँ पर शासन कर रहे थे तो उसमें सबसे शक्तिशाली और महान शासक कहा जाए तो शिवाजी थे। शिवाजी और संभा, ये संभा इसके बाद बैठता है, और इसके बाद राजा राम बैठता है, ताराबाई बैठते हैं।
और फिर साहू बैठता है। साहू के बाद जो है पेशवाओं का शासन आता है। कैसे इनने शासन किया, क्या इनकी भूमिका रही है, तो ये सब जब पढ़ाया जाएगा तो इसमें सब बताया जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग चलेंगे। मराठों को उद्भव और विकास, इनका मुगलों से संघर्ष भी हुआ था, यह भी बताया जाएगा कि मुगल लोग से संघर्ष हुआ, कैसे हुआ। फिर इसके बाद ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन और भारत पर आर्थिक प्रभाव, यानी कि ब्रिटिश लोगों ने भारत पर जो अपना कब्जा कर रखा था, यानी कि यहाँ की अर्थव्यवस्था पर उनने अपना कब्जा कर रखा था, और इसके बाद यहाँ पर वो अपने मनमानी करने लगे थे। इसके विषय में आप लोगों को बताएंगे। फिर इसके बाद ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह। तो अब इस समय इन लोगों ने क्या किया, यहाँ शासन सत्ता अपने हाथ में कर ली और इसके बाद विद्रोह होने लगे थे। तो विद्रोह जो छोटे छोटे किसान विद्रोह थे, अनेक विद्रोह हुए हैं, के विषय में सब बताया जाएगा कि कौन कौन से विद्रोह हुआ, उनका पूरा एक सिस्टम बताया जाएगा। जैसे कि प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, हल्दी प्लासी बक्सर। तो एक चीज याद रखना कि अगर देखा जाए अंग्रेजों ने अगर अपना यहाँ पर कब्जा जमाया तो इनका प्लासी का युद्ध था। वास्तव में प्लासी के युद्ध जब विजय कर लिए तो यहाँ पर अपनी शासन सत्ता स्थापित कर ली। तो पहला इनका मुख्य द्वार कहाँ से खुला, प्लासी का युद्ध। तो 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया। फिर इसके बाद आता है 1857 की क्रांति, और इसके बाद 1857 की क्रांति हुई। तो कहा जाता है 1857 की जो क्रांति थी, की क्रांति। अब मैंने एक बार बताया भी है आपको कि 1857 की जब क्रांति हुई तो इसके पीछे कई कारण थे, सामाजिक था, आर्थिक था, राजनीतिक। यानी कि 1857 की क्रांति कहाँ से चालू हुई थी, तो बैरकपुर में एक जगह है दमदम, वहाँ से स्टार्ट होती है, बैरकपुर जाती है, और इसके बाद बैरकपुर से ये मेरठ आती है, मेरठ के बाद कहाँ जाती है, दिल्ली जाती है, और दिल्ली से लखनऊ आती है, लखनऊ से कानपुर, कानपुर से झांसी, और झांसी से इलाहाबाद, इलाहाबाद से बनारस पहुँचती है। फिर कहाँ जाती है, बिहार जाती है, और बिहार से फैजाबाद, फैजाबाद जाती है। तो देखो जब सिलेबस पढ़ें तो एक सिस्टम से अपना। तो 1857 की क्रांति के विषय में हमने बताया, और पूरा विधिवत अब चर्चा होगी क्योंकि अब नियमित क्लास होगी। मैंने पहले बता रखा है कि 1 तारीख से हम लोगों का बैच स्टार्ट हो रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री से बैच स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो ये टॉपिक आएगा, फिर भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल का कार्यकाल। अब देखो यहाँ गवर्नर जनरल बहुत आए हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो मॉडर्न इतिहास में गवर्नर जनरल वाला बहुत बड़ा पोर्शन है। अगर इसको अच्छा से कर लिया जाता है तो यहीं से करीब 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ गवर्नर जनरल की क्रम है, जैसे कि पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो ये याद रखना लॉर्ड क्लाइव था। और अगर ये पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो याद रखना वारिंग। अगर ये पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर ये पूछा जाता भारत का अंतिम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कौन था, कैनिंग था। और ये पूछा जाए भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था 1858 में। अगर यही शब्द आता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, तो मालूम ही है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो कौन था स्वतंत्र भारत का, तो ये भी एक याद रखना। और इसके बाद हाँ, सी राजगोपाला, स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी की याद, स्वतंत्र भारत का। इसके बाद भारत में शिक्षा में, देखो भारत में शिक्षा का विकास। अब भारत में शिक्षा का विकास, यानी कि अब शिक्षा के विकास की बात करते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैग्ना कार्टा वगैरह आया है ना, तो शिक्षा के विकास हुआ, कैसे हुआ, के विषय में पूरा हम विस्तार से बताएंगे। वास्तव में यहाँ पर शिक्षा के जो विकास हुआ है लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, और कैसे कैसे शिक्षा का विकास हुआ है। जब 1813 में 1 लाख शिक्षा पर सरकार ने
तरफ से घोषणा की कि दिया जाएगा। और अंग्रेजी शिक्षा की बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हो गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग था ने अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू कर, और इसमें पहल अगर देखा जाए तो इसमें पहल जो है राजा राम मोहन राय ने भी की थी। तो कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने जब पहल की तो इसका विरोध भी यहाँ की जनता से झेलना पड़ा था, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि वास्तव में राजा राम मोहन राय अंग्रेजों से मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। राजा राम मोहन का मानना था कि भाषा से बैर ना करो, से भले बैर करो, क्योंकि भाषा अगर नहीं आएगी तो इनसे हम लोग कैसे मुकाबला करेंगे। तो जरूरी है भाषा से बैर ना करके, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। भारत में प्रेस और समाचार पत्रों, तो एक सूत्र है प्रेस का RAFU, राइटर है, फिर कौन है, एसोसिएट है, फिर कौन है, फिर कौन है, ये एक सूत्र याद हम बताएंगे। तब लास्ट में यूनाइटेड वाली आई, तो कारण ये 4 प्रेसें थी। अब यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले कौन सा समाचार पत्र था, जैसे बंगाल गजट है, कौन कौन से थे, ये सारी चीज़ें बताएंगे कि समाचार पत्रों का क्या भूमिका रही। वास्तव में समाचार पत्र अगर उस समय देखा जाए तो समाचार पत्रों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि चतुर्थ स्तंभ, तो समाचार की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर समाचार पत्र न होते तो हम लोगों को सूचना कैसे प्राप्त होती। आज हम लोग बैठे बैठे यहाँ से सब चीज जान जाते हैं कि कहाँ क्या घटना घट रही। तो समाचार पत्र ये मेरे लिए बहुत जरूरी थी। लॉर्ड एडम्स ने रोक भी लगा दी थी। तो ये कहा जाता है उसने, लिप्टन ने उस समय लगाई, फिर रिपन ने इसको फिर चालू करवाया। ये चीज याद रखना समाचार पत्रों पर, यानी कि जो समाचार पत्र निकालता था का नाम अंकित करना अनिवार्य कर दिया। ठीक है, तो समाचार पत्रों पर लिप्टन ने रोक भी लगाई थी। ठीक है, तो वहां पर बताएंगे। और वास्तव में गवर्नर जब आए हैं इनने क्या क्या भूमिका निभाई है समाचार पत्रों का विषय बताया। और ब्रिटिश भारत में स्थापित स्वशासन का विकास। स्वशासन अगर देखा जाए, स्वशासन की बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन ये वास्तव में भारत के एक ऐसा अंग्रेज गवर्नर था जिसने भारतीयों के लिए अपना पद गवा दिया था। उसने कहा था एक बार कि जब भारतीय लोगों को दंड अंग्रेज लोग दे सकते हैं, अंग्रेज गवर्नर दे सकते हैं, तो उनको भी यही अधिकार मिलना चाहिए। जिस तरीके से उनका जज वगैरह अगर भारतीयों को दंड देता है तो उनको भी वही पावर दी जानी चाहिए। इसके वजह से लॉर्ड रिपन को यहाँ से हटा दिया, मात्र 4 साल शासन किया। तो कहा जाता है लॉर्ड रिपन के इतना उदारवादी कोई फर्दर नहीं। फिर इसके बाद ब्रिटिश शासन और भारतीय रियासतें, तो कहा जाता है उस समय बहुत सी रियासतें थी, यानी कि 507 लगभग रियासतें थी, और हर रियासत का अपना महत्व होता था। उन रियासतों के विषय में बताया जाएगा, चूंकि यहाँ IAS ऑफिस कहा जाता है। फिर ब्रिटिश शासन की विदेशी नीति तथा उत्तर पश्चिमी सीमा नीति, तो ब्रिटिश शासन की जो विदेश नीति थी उसके विषय में बताना पड़ेगा कि विदेश नीति इनकी क्या थी, यहाँ पर कैसे इन्होंने यहाँ पर अपना कार्य किया था उसके विषय में। फिर इसके बाद निम्न जातीय आंदोलन तथा धार्मिक और सांस्कृतिक पुनः जागरण, तो यहाँ पर भी ध्यान देना, इसके विषय में बताया जाएगा आपको कैसे कैसे क्या किया गया है, आपको हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ब्रिटिश प्रशासन हो गया, ब्रिटिश शासन और भारतीय रियासतें हो गया, ब्रिटिश शासन की विदेश नीति पश्चिमी हो गया, निम्न जाति आंदोलन तथा धार्मिक सांस्कृतिक पुनः जागरण। तो कुछ निम्न जाति आंदोलन जो हुए थे इनके विषय में भी बताएंगे।
जातीय आंदोलन कहाँ कहाँ हुए, जैसे पश्चिम बंगाल में हुए, दक्षिण में हुए हैं, केरल में भी हुए हैं। जातीय आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर गांधी जी ने भूमिका भी निभाई थी, के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत अच्छे कार्य भी, तो यहाँ पर भी बताएंगे। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, और धार्मिक संस्कृति। अब धार्मिक संस्कृति में जैसे आ जाएगा कि राजा राममोहन राय की क्या भूमिका रही है, दयानंद सरस्वती क्या भूमिका रही है, स्वामी विवेकानंद जी की क्या भूमिका रही है, रामकृष्ण मिशन की क्या भूमिका रही है, तो ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो सांस्कृतिक पुनः जागरण, धार्मिक जो आंदोलन हुए इस विषय में सारी चर्चा होगी। फिर इसके बाद भारत में प्रमुख कृषक आंदोलन हुए हैं। अब कृषक आंदोलन पश्चिम बंगाल में बहुत देखा गया है। कृषक आंदोलन कौन कौन से हुए हैं के विषय में भी बताएंगे, जैसे कि चंपारण आंदोलन, ये कृषकों का भी आंदोलन था, एका आंदोलन, सारी बताए जाएंगे। कैसे कैसे किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन भी किए थे, क्योंकि वो मनमानी कर लगा रहे थे। उस समय की स्थितियाँ बहुत खराब थी, जब उत्पादन होगा नहीं तो कर कहाँ से देंगे, इसके विषय में आप लोगों को बताया जाए। फिर भारत में मजदूर संघों का आंदोलन, तो एक चीज तो जान लो कि हर किसी का अपना एक संगठन होता है। अगर बिना संगठन के कोई कार्य होता है तो कार्य वास्तव में सफल नहीं हो पाता है। संगठन होना, एकता, उसी संगठन को एकता बोलते हैं कि हर एक एकता होनी चाहिए। तो यहाँ मजदूरों का अपना संगठन था, तो इनने अपने कौन कौन से अपने मजदूर आंदोलन किए थे, इसके विषय में आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, जब बस में आएंगे तो इसको विस्तृत बताया। फिर इसके बाद कंपनी का प्रशासन तथा भारत में संवैधानिक विकास। अब इसको, ये संवैधानिक विकास से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संवैधानिक विकास से जैसे कि 1813 वाला वहाँ पक्का है, क्वेश्चन आता ही है। 1833 वाला भी आता है, 1853 वाला भी आता है, 1858 वाला भी आता है, और 1909 वाला भी आता है, 1919 वाला आता है, और इसके बाद 1935 वाला आता है। तो इसके विषय में आप लोगों को बताया जाएगा जब सिलेबस पर, जब क्रम में आएंगे तो इसके विषय में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास क्या रहा है, इसके विषय में आपको बताएंगे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में वास्तव में बढ़ चढ़ के कैसे लोगों ने भाग लिया था, कौन कौन से आंदोलन करने पड़े थे, इसके विषय में पूरी चर्चा होगी। फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और गांधी युग की शुरुआत 1919 से 47। तो देखो, अब इसमें एक चीज और आपको बता दें, हाँ, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, यहाँ पर एक चीज है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, और ये चीज भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और गांधी युग। देखो, गांधी युग, भारतीय स्वतंत्रता में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। गांधी जी ने वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि गांधी जी 1853 में दक्षिण अफ्रीका गए, और दक्षिण अफ्रीका से ये पुनः 1915 में जब भारत वापस आए थे तो इन्होंने बढ़ चढ़कर यहाँ पर भाग लिया। कहा जाता है भारत की स्वतंत्रता दिलाने में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। ठीक है, तो कहा जाता है कि गांधी जी ने जितने यहाँ आंदोलन किए लगभग इनके सफल आंदोलन रहे, और इन्होंने एक बार स्टेट किया था, पेंडाई करो या मरो, 1942 में किया था, और उसी से प्रभावित होकर सुभाष चंद्र बोस ने ये राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था कि आपको पहचानने में लोगों की भूल हुई है। तब उन्होंने कहा था कि हम, मुझे तो कोई पहचाना नहीं, और इनका मानना था कि समय पर वार करना चाहिए, जब तक समय अच्छा ना आए तब तक शांत रहना चाहिए, चाणक्य वाली नीति अपनाई। क्योंकि चाणक्य ने भी वैसे ही किया था, जैसे घनानंद के दरबार में अपमान होता है और उस अपमान को उसने चाप सह कर निकल जाता है, जब अपने पास संसाधन कर लिए थे। और इसके बाद उसने क्या किया, जब संसाधन कर लिए इसके बाद राज पर अटैक किया, और राज पर अटैक करके उस राज की, मतलब जो वहाँ पर सत्ता थी उसकी छीनी, और छीनने के बाद अपने जो शिष्य था उसको वहाँ पर बैठालता है, उसका नाम। अब अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों का चरण। अब देखो, स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों का चरण कैसे, यानी कि भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है,
और सरदार पटेल भी है, जवाहरलाल नेहरू भी है, ठीक है। और कहा जाए कि चंद्रशेखर जो कि यहीं पर शहीद हुए थे। एक बार ये हुआ कि चंद्रशेखर ने यहाँ अपनी गुप्त मीटिंग कर रहे थे, चंद्रशेखर पार्क के नाम से इलाहाबाद में है, और यहाँ पर किसी ने उनके मतलब अंग्रेजों की सूचना दे दी, एक गुप्तचर ने, कि वो लोग वहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। ये चंद्रशेखर जब तक लड़े थे तब तक इनके पास गोलियां थी, जब लास्ट गोली बची तो इन्हें स्वयं को मार ली थी। और चंद्रशेखर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारे यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में। फिर इसके बाद नेता सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन किया। और कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस ये ऐसे व्यक्ति थे जो आईसीएस परीक्षा पास करने के बाद टॉप किया, कहाँ, लंदन में जाकर, और इसके बाद इन्हें स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया और अपने भारत के लिए इन्होंने स्वतंत्रता के लिए बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस ने वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर बढ़ चढ़ के भाग लिया, और भाग लेने के बाद जब यहाँ पर एक फतवा जारी किया गया था, तब ये यहाँ से निकल कर पहुँचते हैं, सिंगापुर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ से भी इन्होंने बराबर यहाँ पर आंदोलन का साथ दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस के विषय में बताएंगे। सुभाष चंद्र बोस वास्तव में देखा जाए यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस जब हम पढ़ाएंगे वह तो बताया जाएगा। इसके बाद स्वतंत्र भारत का युग 1947 से 64, क्योंकि ये बाद में 64 तक जोड़ा गया है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं कि 19 रही है। फिर इसके बाद विदेश नीति, यानी कि विदेश नीति अगर देखा जाए तो कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आईएएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, में आपको बताया जाएगा। फिर आधुनिक भारत की महान विभूतियाँ, जैसे आधुनिक भारत में जो महान विभूतियाँ आई हैं उसके विषय में बताएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर भी है, ठीक है, के विषय में चर्चा करेंगे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रकारी की थी, वो उसकी अवस्था क्या थी, तो 70 वर्ष की अवस्था में उन्हें चित्रकारी सीखी, जहाँ से भी पूछा गया। और कहा जाता है कि भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो मित्रों ये पूरा हमें सिलेबस इस तरीके से चलना है और क्रमबद्ध चलना है। मैं एक टॉपिक से उठाऊंगा, क्रमबद्ध चलेंगे। और कहे देखो एक चीज याद रखना, क्रमबद्ध चलेंगे और पूरा सिलेबस बताएंगे जहाँ से सिलेबस चालू हुआ है। मैं एक सिस्टम से चलेंगे, जैसे मुगल वंश के पतन से हम स्टार्ट करेंगे और फिर एक सिस्टम से चलेंगे। और मेरा एक मानना यह भी है, जो भी हम समाप्त करेंगे, जैसे मुगल वंश पढ़ाकर हम समाप्त करेंगे, तो याद रखना हम इसके बाद जैसे मुगल वंश समाप्त होगा, इसके बाद हम इसके विगत वर्ष में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो आईएएस में, चाहे पीसी, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे जीटीपी या अदर एग्जाम हो, यानी कि मेरा एक मानना ये है कि कोई भी चैप्टर जैसे समाप्त होता है तो विगत वर्ष के बन रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन मुझे कराना है। और इसके लिए हम एक टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था करेंगे। फिर इसके बाद जैसे यूरोपियों का ये समाप्त होगा, हम जैसे पहले चैप्टर समाप्त करेंगे, थ्योरी बताएंगे, इसके बाद विगत वर्ष के पेपर हल करवाएंगे और एक मॉडल तैयार करेंगे। तो मित्रों ये है मेरा सिलेबस, और सिलेबस को हम विधिवत ढंग से आप लोगों को तैयार करवाएंगे। और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, मेरे साथ जुड़े रहिए एनकेएस लर्निंग कैंपस में। आप सभी लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत है, और मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग और आगे बढ़ें। आपका सहयोग चाहिए, और देखना एक दिन इतिहास लगेगा कुछ है ही नहीं। और दूसरी, हम लोग बहुत जल्दी पूरी टीम के साथ अभी जीएस के पोर्शन भी बताएंगे कि कैसे कैसे। ठीक मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब ये